11,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं पूरे प्रांत में शिक्षकों के, जिसमें से हमारे 1385 इंटर कॉलेजों में लगभग 1100 प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं। अधिकांश 60% विद्यालय हमारे एकल विद्यालय चल रहे हैं। तो उसके बाद अभी हाल ही में एक जो है सरमना विभाग से हमारे पास एक आदेश आया। उस आदेश में यह आदेश आया कि एक भैया बताइए, हमें सुझाव दीजिए कि हमारे जो विवेकानंद विद्यालय हैं उनका परीक्षा फल राजकीय विद्यालयों से बेहतर क्यों हो रहा है। अरे भैया, आप परीक्षा में तुलना कर रहे हैं तो तुलना आप जो है धरातल पर क्यों नहीं करते हैं। आपका तुलना जो होती है समान लोगों के बीच में होती है, समान संस्थाओं के बीच में होती है, असमान संस्थाओं के बीच में नहीं होती है। विवेकानंद तुलना जो है विद्यालयों से राजकीय विद्यालयों की तुलना की जा रही है, और वो भी मात्र किस आधार पर तुलना की जा रही है, परीक्षा फल के आधार पर। एक तरफ यह तो सीधे तरीके से आप जानते हैं, बिन संस्थाओं के अगर एक दिन राज्य चला के देख लीजिए, बिना मुख्यमंत्री के चला लीजिए, बिना विभाग के जो है मंत्री के विभाग को चला के देख लीजिए, लेकिन आप तो हमारे यहाँ 90% स्कूलों में कहीं भी प्रिंसिपल नहीं है, हेड टीचर नहीं है, और अपेक्षा कर रहे हैं कि बहुत अच्छे स्कूल चल जाएंगे। प्राथमिक से लेकर यहाँ तक इतने बड़ी संख्या में 11,000 पद रिक्त हैं हमारे, और आप समझ रहे हैं कि ये चल जाएगा। और ऊपर से शिक्षकों के पास हमारे कितने काम दे रखे हैं, लगभग गिनती गिनाऊंगा नहीं, समय बहुत 29 कार्य हमारे पास ऐसे हैं जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, जिनमें अधिकांश शिक्षक का समय लगता है, और लास्ट में मुझसे पूछ लिया जाता है भाई तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा। अतः में सही बात यह है कि शिक्षा मात्र जो है आज स्थितियां ऐसी बना दी गई है कि सरकारी क्षेत्र को हतोत्साहित किया जा रहा है, उसको बार बार अपमानित किया जा रहा है। अगर यही देखें, जब आजादी के बाद था, आजादी के बाद जीआईसी अल्मोड़ा यही की बातें हैं, सबसे बेहतरीन स्कूल हुआ करता था जीआईसी का स्कूल, बड़े से बड़े अधिकारियों के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। तो अचानक ऐसी स्थितियां क्या आ गई, क्या जीआईसी की स्थिति आज नजर हो गई है। पूरे गवर्नमेंट स्कूल, आज हम लोग अधिकांश लोग हम सब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए। अचानक सरकार भी वही थी, संविधान भी वही था, लेकिन आज क्यों हो गए, तब तो एक बेहतर स्कूल हुआ करते थे। ये नियत शिक्षा व्यवस्था में नहीं, नियत सरकारों के खोट में। अनिवार्य शिक्षा विधेयक तो हम ला गए, लेकिन गुणवत्ता शिक्षा उससे बहुत दूर है। ये बेरोजगार पैदा करने वाली हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो आदमी को उत्पादन कार्य से भी दूर ले जाती है, लेकिन गुणवत्ता के नाम पर उसमें जो है बिल्कुल शून्य हमारी स्थितियां बनी हुई है। ऐसी व्यवस्थाओं में हम काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये हमारी केवल अपने संवैधानिक हितों रक्षाओं के लिए हमारी जो है, जिस समाज के लिए हम बाबा साहब को मानते हैं, तो उनका एजेंडा, उनका काम था सामाजिक न्याय के लिए काम करना। दिन रात किसी महापुरुषों का गुणगान करने की अपेक्षा हमें इस बात के लिए काम करना होगा कि उनकी सोच क्या थी, वो चाहते क्या थे, उनके विचार क्या थे। आज संस्थाएं, बाबा साहब क्या यही चाहते थे कि पूरे देश में हर संस्थाओं का निजीकरण हो जाए? क्या यही चाहते थे कि जो है लगातार सार्वजनिक संस्थाओं पर उनकी प्राथमिकता यही थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और खाद्यान्न की जिम्मेदारियां सरकार की। लेकिन आज सरकार है इससे मुंह मोड़ रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई तो हमें बड़ी उम्मीद जागी थी सरकारों से। उसको उन्होंने कहा था कि आज तक जो भी हुआ था, जो है पूर्व कोठारी कमीशन ने भी उसी में कह दिया था कि अपनी जीडीपी का आप 6% शिक्षा को खर्च करेंगे, लेकिन नजर व्यवस्थाओं के चलते आज तक नहीं हो पाया। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमें लगा था कि शायद बड़ी उम्मीद के साथ जब हमने उसका अध्ययन किया, बहुत बढ़िया सपने दिखाए गए, बहुत अच्छे सपने दिखाए, तो मुझे भी लगा कि वास्तव में अब सरकार बड़ी गंभीर हो गई है। लेकिन इस बार का बजट देखा, शिक्षा पर 2.5% खर्च कर रखा है, और आप बात कर रहे हैं 6% की, और इस बार जो है 2.5% आप शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। 2014 से यहाँ तक का आंकड़ा उठा लीजिए, हमारे जो है जितने भी स्कॉलरशिप के प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप में 53% की गिरावट कर रखी है। 2014 से ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जो है बच्चों को छात्रवृत्ति की प्रक्रिया सीधे मना तो नहीं किया गया है, लेकिन प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया है कि बच्चा चाहते हुए भी अभिभावक कह रहा बस हमारे बस में नहीं है। आप जो है 900 रुपया स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बच्चे का 1000 रुपया उसकी प्रोसेस में खर्च हो जा रहा है। और एक नया आदेश करा कि फेस स्कैनिंग का बना दिया। जिन गांव में आज हमारे 80% स्कूल में आज नेटवर्क का काम नहीं करता, और आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म दो, ऑनलाइन शिक्षा की बात करिए, और ऑनलाइन स्कैनिंग कीजिए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए बच्चों का। और बहुत से बच्चे जो है लगातार जो है, पिछले साल समाज कल्याण विभाग ने अपना आंकड़ा किया था कि छात्रवृत्ति के आवेदन करने वालों की जो है 54% की गिरावट आ गई है। ये गिरावट में फर्जी लोग नहीं थे, सरकारी स्कूल में नहीं होता है फर्जी का। जितने भी जो है छात्रवृत्ति के जो आंकड़े पाए गए हैं, वो सब आंकड़े वो प्राइवेट कॉलेजों के हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हैं। सरकारी मामले उसमें कहीं पे भी घोटाले वाले मामले नहीं है, भ्रष्टाचार के मामले नहीं है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी तय होती है, डरते हैं, वो जिम्मेदार है इसके प्रति। लेकिन उसका नुकसान आज हमारे जो जरूरतमंद बच्चा है उसको भरा। 2-2, 3-3, 4-4 बार लोगों ने फॉर्म भर दिया, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आई। अभी बात बता रहा था छात्रवृत्ति की, आपने आवेदन कर रखा है, हमने एक बार फिर कर रखी है उनसे कि भाई आप लोगों को ये प्रश्न भी उठाना होगा। सरकार ने अपना तर्क दिया, नेशनल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को तर्क
वक्तव्य दिया कि आपने 37 राज्यों में, उत्तराखंड आपका 35 राज्यों में कैसे आ गया, इतना पिछड़ कैसे गया? उसमें भी 2 राज्य मेघालय और अरुणाचल प्रदेश आपसे पिछड़े हुए हैं। उनकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, वो राज्य मात्र आपसे पिछड़े हुए हैं। हम देवभूमि कहते हैं, आपको देवभूमि का मतलब आपको अगड़ा हुआ होना चाहिए था, लेकिन शिक्षा में इतने कैसे पिछड़ गया? 37 राज्यों में 25 में तो उन्हें शिक्षा मंत्री जी ने उन्होंने तर्क दिया था, उन्होंने कहा कि सर हमारे वहां नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए हम पिछड़ गए। आपके लिए अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आपने बहाना बना दिया, तर्क दिया कि हमारे पास नेटवर्क जो है उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब आप इस देश की, प्रदेश की जनता से, उस गरीब नागरिक से कहते हैं कि आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भरिए 100%, उस समय आपको ध्यान नहीं आता है। जब आप कहते हैं कि हमारे पास तो नहीं, आप अच्छे दावे के लिए कह रहे हैं कि हमारे पास नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए हम पिछड़ गए। लेकिन आप छात्रवृत्ति वाले बच्चे भरने वाले बच्चे से क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पास नेटवर्क नहीं है, तुम कैसे भर रहे हैं? तो सीधे एजेंडा साफ है। तो आज हमारी चिंता का प्रश्न यही शिक्षा है, पूरी व्यवस्था है, इस पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे शैक्षिक उत्थान हो। और शैक्षिक उत्थान तब तक नहीं हो सकता है जब तक गवर्नमेंट संस्थाओं को आप हम सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत न करें। अभी तो जो है लगातार निजीकरण की प्रक्रिया लगातार बढ़ रही है और लगातार जो है सार्वजनिक क्षेत्र को हतोत्साहित किया जा रहा है। जबकि आज देखें पूरे देश भर में सबसे बढ़िया रिजल्ट देने वाले कौन है? नवोदय विद्यालय है। जो हर नवोदय विद्यालय सबसे बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। सेंट्रल स्कूल दूसरे नंबर पे है जो सबसे अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। IIT, गवर्नमेंट IIT सबसे अच्छे है, मुंबई IIT है, दिल्ली है, सबसे अच्छा रिजल्ट। IIM, गवर्नमेंट IIM सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं? ये भी तो गवर्नमेंट है। मैं प्रश्न सोचता हूं कि भाई अगर आप गवर्नमेंट संस्थाएं गलत हैं, अकर्मणीय है, नाकाम जो है, निगम में है, काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी तो निगम में होने चाहिए थे। तो इसलिए क्यों हो रहे हैं? नवोदय में जो है क्यों सर्विस क्लास भी लगातार अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में क्यों पढ़ाना चाह रहा है? हर किसी की जो है चॉइस क्यों है कि मेडिकल कॉलेज के गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा बच्चा पढ़े, IIM में गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा बच्चा पढ़े, IIT में मेरे बच्चे पढ़े। तो आपको सोचना चाहिए, यही सोच हमारी प्राइमरी स्कूल के बारे में क्यों नहीं आ पा रही? माध्यमिक विद्यालयों के गवर्नमेंट स्कूल के बारे में क्यों नहीं आ पा रही कि यहाँ भी हमारा पढ़े? क्योंकि इसके पीछे क्या है कि इसके खर्च को, प्राइमरी एजुकेशन, माध्यमिक एजुकेशन के खर्च को तो हम वहन कर सकते हैं। ये समाज का जो पैसे वाला वर्ग है वह कर सकता है, लेकिन उसी को अगर हम ऊपर लेवल पर IIT में कर दें, मेडिकल कॉलेज में कर दें, IIM में कर दें, वो इसका पैसा वहन नहीं कर सकता है। वो चयन अपनी सुविधा के अनुसार करता है कि कहाँ प्राइवेट डायरेक्शन होना चाहिए, कहाँ गवर्नमेंट होना चाहिए। अगर संस्थाएं निकम्मी है तो सब संस्थाएं होनी चाहिए। तो इसलिए जो है ये अपने मन से हमें धारणा निकालनी चाहिए। सरकारों को भी बताना है कि गवर्नमेंट संस्थाएं निकम्मी नहीं होती है, बल्कि आपकी नीतियां निकम्मी बनी हुई है। जो आप जो है लगातार सरकारी क्षेत्र को, आपकी नीयत सही नहीं है। अगर आप भरना चाहते हैं तो आज भी जो है हमने जो है अपने लगातार ज्ञापन में लगातार मांग भी कर रही थी, भाई सबसे पहले आप हमारे जो है जितने भी पिछले जो है 60% पदों को भरना भी शुरू कीजिए लगातार। आज जो है गवर्नमेंट स्कूल की सबसे बुरी हालत इसलिए है, जो सबसे मैं उनको जरूरत नहीं है क्योंकि उनके बच्चे वहां नहीं है। लेकिन सामाजिक सोच भी खत्म है, समाज के लिए बोलना नहीं चाहते। और जिनके बच्चे वहां हैं वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतने पिसे हुए हैं, अपनी समस्याओं से इतने घिरे हुए हैं कि उनको बोलने की फुर्सत भी, अगर बोल भी देते हैं तो उनकी आवाज में उतनी ताकत नहीं कि सत्ता तक पहुंच सके, सत्ता को बेचैन कर सके। तो सत्ता बड़े कंफर्ट जोन में है सत्ता। तो इसलिए हमारी जब हम जहां भी हैं, ये हमारा नेक कार्य है। मुझे गर्व है कि हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं एक संवैधानिक सामाजिक कार्य करता हूं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। इस कार्य के लिए हमें वेतन मिल रहा है और समाज कार्य कर रहे हैं, तो नेक कार्य है। आज जितने भी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा सब शिक्षकों से, अपने साथियों से अनुरोध है, अपनी क्षमताओं से भी ज्यादा बढ़ के काम कीजिए। शिक्षक न केवल विषय ज्ञाता नहीं होता है, वो छात्र का पूरा मार्गदर्शन करने वाला भी होता है, उसका करियर काउंसलर भी होता है, उसका अच्छा गाइड भी होता है, उसको सामाजिक बुराई से दूर रखने वाला भी होता है। तो हमें पूरी तरीके से एक छात्र की जिम्मेदारी नौकरी करने के साथ साथ उसकी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी लेनी होगी। लेकिन जब देखते हैं कि विद्यालयों से निकलने हुए हमारे छात्र, विद्यालयों से निकलने वाले बच्चे का भविष्य क्या है, तब चिंता और बढ़ जाती है। क्या चिंता बढ़ जाती है कि ये बच्चे जाएंगे कहाँ? आज जाते हैं होटलों ढाबों में, जगते हैं हमारे विद्यार्थी निकलते हैं। पहले से सरकारी स्कूलों का लगभग जो है क्लास जो है ग्रेड 3 के और ग्रेड 4 के पदों में लगातार एकाधिकार गांव के बच्चों का हुआ था, गवर्नमेंट स्कूलों का हुआ था, आर्मी में, पुलिस में। लेकिन अब यहाँ भी जो है एकाधिकार निजी स्कूलों का और मिडिल क्लास फैमिलीज का होने लग गया है। ये चिंता का प्रश्न है। उस बच्चे के लिए आगे जाने के कोई अवसर हमारे पास नहीं है। तो साथियों, इसलिए हमें इस बात के लिए चिंतित होना पड़ेगा, शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी के लिए चिंतित होना पड़ेगा, बच्चों के शैक्षिक उन्नयन के लिए काम करना पड़ेगा। हम बड़े सौभाग्यशाली है कि यह कार्य करने का अवसर हमें मिला है। प्रिंसिपल की लगातार पोस्टर हुई है, तो उसमें देखा आपने कि लगातार ज्यों ही इसको हम एक साजिश के रूप में देख रहे थे,
लगातार 2012 से हमारे प्रमोशन रुके हुए थे। जो लोग प्रमोशन के मुहाने पर खड़े थे, अचानक रोक दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, अब जो है सामाजिक प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 2012 से जो ही अब जो है हमारे लोगों की प्रमोशन की बारी आ गई। विभाग में अंदर देखा गया कि अगर आप प्रमोशन होता है तो बड़ी लिस्टें इनकी आने वाली है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये रास्ता बंद कर दिया गया है, अब यहाँ से नहीं आओगे, दूसरा रास्ता खोल दिया गया है। अब ओपन मेरिट का निकला नहीं तो आज तक 24 साल इस राज्य को बने हुए हो गए थे, आपने आज तक क्यों नहीं किए ओपन मेरिट किया आपने? तो लगातार सरकार भी इसमें, क्योंकि अगर सीनियरिटी अगर चली आ रही थी तो इसमें बड़ी संख्या में SC/ST के टीचर सीनियरिटी में प्रमोशन में आ रहे थे, क्योंकि 2012 से प्रमोशन रुके हुए थे। अगर 250 की शिक्षकों को भी आ रही थी, उसमें 100 से अधिक शिक्षक SC/ST के आ रहे थे। तो इसको इस तरीके से ले लिया गया, इसको कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये केवल संगठन बनाने के लिए नहीं, हमारे पास चुनौतियां बहुत है। अभी आप 3-4 दिन पहले एक आदेश देख रहे थे, उसमें कह रखा कि उपनल द्वारा जितने भी कर्मचारी हैं, अब कोर्ट ने कह रखा कि उनको नियमितीकरण कर देंगे। सरकार अब उन्होंने कहा 10 साल हो गया, अब इनको नियमित कर दो। लेकिन जब कोर्ट में जब उपनल से कर्मचारी आउटसोर्सिंग से भर्ती का मामला आया था, तब हमने लेटर दिया था कि हम उपनल और आउटसोर्सिंग में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए। कोर्ट ने तब कहा था इनको किसी भी हाल में परमानेंट नहीं किया जाएगा, ये अस्थायी पदायन में नहीं किया जा सकता है। तो उसमें पहले पाओ के आधार पर नियुक्तियां कर दी गई, लेकिन आज कोर्ट का नाम मान्यता के आधार पर इनको स्थायीकरण कर दिया जाए। अब हमारी चुनौती क्या है? चुनौती हमारी है कि आप इनको ठीक है परमानेंट कीजिए, लेकिन परमानेंट से पहले हमारा तय कोटा तय होना चाहिए, तब जाके आप इसको परमानेंट करेंगे।